लीजिए क्वेश्चन लीजिए। क्वेश्चन है, इट वॉज मी हु telephoned the fire service. Second, all the all the members in the all the members in the council, a part, began shouting, oh my God, at each other. A, B, C. और कोई गलती नहीं है तो नो एरर। थर्ड क्वेश्चन, it was her who suggested that you be at the door. You be at the door. A, be at the door. To welcome each participant. To welcome each participant. थोड़ा सा नीचे चला जाएगा, ये तो देखना पड़ेगा आपको दिख रहा है कि नहीं। पार्टिसिपेंट दिख तो रहा है, लेकिन इसको पंत मत समझ लीजिएगा, ठीक है। पता है कि मैंने ऋषभ पंत लिख रखा है, तो यही लिखता हूँ पार्टिसिपेंट, यहाँ लिखता हूँ ताकि और ठीक ठीक दिखे। पार्टिसिपेंट, PNT, पार्टिसिपेंट। वैसे मुझे लगता है कि अगर नेक्स्ट पेज पे लेके चला जाता तो भी कोई बुरा नहीं होता। मैं इसको चूंकि थोड़ा लंबा सेंटेंस होगा तो मैं पढ़ के सुना देता हूँ। इट वॉज हर हु सजेस्टेड दैट यू बी एट द डोर, कि तुम दरवाजे पे रहो। टू वेलकम ईच पार्टिसिपेंट, हर एक पार्टिसिपेंट को क्या करें, सब वेलकम कर सके, स्वागत करें। टू वेलकम ईच, EACH, ईच, पार्टी, PARTICIPNT, पार्टिसिपेंट, ठीक है। और अगर कोई गलती नहीं है तो नो एरर। नो एरर का ऑप्शन हमेशा रहता है, ये मैं सोचे नहीं लिखा तो नहीं लिखा। नो एरर में लिखूं ना लिखूं, हमेशा ऑप्शन रहता है नो एरर। ओके, ठीक है। देखिए जवाब तो फटाफट आ गया है भाई। 1 का A, 2 का C और 3 का A। इतनी जल्दी जवाब आज तक नहीं आया था, आज तक, है ना, पूरी क्लास के इतिहास में, जब से ये क्लास तक, आज 53rd क्लास है, तो 53rd क्लास में आज तक का ऐसा इतिहास नहीं हुआ कि इतनी जल्दी जवाब आया हो, है ना। फैक्ट है ना कि इतनी जल्दी जवाब नहीं आता, तो अच्छी बात है कि जवाब इतनी जल्दी आ गया, तो बहुत शानदार, बहुत अच्छी बात है। फैंटास्टिक, होना भी चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए।
तो इट वॉज हर, सर यहाँ क्वेश्चन लेते हैं, फर्स्ट से लेते हैं। इट वॉज मी, कल ही पढ़ाया था पिछली क्लास में, आई क्लियर है। फायर सर्विस में मतलब जो फायर सर्विसेज को मैंने कॉल किया था, ऑल द मेंबर्स इन द काउंसिल बिगन शाउटिंग, है ऑल द मेंबर्स है, इसका मतलब 2 से अधिक ही होगा, नहीं तो सिर्फ 2 लिखा रहता, नहीं तो सारे मेंबर्स है, तो फिर ईच अदर नहीं होना चाहिए था, क्या होना चाहिए था, 1, और फिर क्या होना चाहिए था, अनदर, ईच अदर की जगह 1 अनदर। इस सेंटेंस को देखिए कितना लंबा किया है ताकि लोग परेशान हो। इट वाज हर हु सजेस्टेड दैट यू बी, कई लोग तो यू बी पे लिखेंगे, यू बी, भाई हम कहते हैं, हमने सलाह दिया कि तुम रहना, तुम होना गेट पर, तुम होना, ताकि हर पार्टिसिपेंट को मदद करिए। ये तो सेंस तुम होना गेट पर, तुम रहना गेट पर, तो तुम कहते तुम होना गेट पर, तुम होना, हो ना और रहना दोनों भी यूज करते, कोई होना बोलता है, कहता तुम होना बस स्टैंड पे, बोल देंगे तुम होना बस स्टैंड पे, बी का मतलब होना या रहना होता है, तो तुम होना गेट पे, क्या करने के लिए, हर पार्टिसिपेंट को वेलकम करने। तो गलती क्या है, ये जो हर लिखा, हर यहाँ पे नॉमिनेटिव केस में होना चाहिए था, क्या होता है, शी, इट वाज सी। खूब क्वेश्चन पूछता, मैंने जो पढ़ाया था उस समय बताया था कि ऐसे क्वेश्चन खूब पूछेगा। मजा आया, आज तो 3 के 3 का एकदम पूरे सेंचुरी लगा दिया आपने, 100% आपका मार्क्स है, सही बात, और बहुत जल्दी भी। यही मैं बार बार कहता हूँ कि सेंटेंस की लंबाई चौड़ाई इस मैटर नहीं करता, कि सेंटेंस कितना लंबा है कितना छोटा है, ये मैटर नहीं करता है। अगर आपको आता है तो कोई भी सेंटेंस आप चुटकियों में बना देंगे, कोई भी सेंटेंस, और नहीं आता है तो तकलीफ होगी, नहीं आता है तो तकलीफ होगी। मुद्दा इतना ही होता है, बात इतनी होती, आता है तो बनता है, और नहीं आता है तो तकलीफ होती है, नहीं आता है तो तकलीफ होती है। क्लियर है, बात समझ में आ रही है? तो ध्यान रखना है इस बात का। अब आते हैं हम लोग टॉपिक में, तो हम लोग आते हैं चैप्टर पे। तो प्रोनाउन में अभी तक जितने प्रोनाउन पढ़े तो पढ़ ही लिया, जो नहीं पढ़े उसका ध्यान मुझे है ही, तो मैं उस पर आता हूँ। तो एक प्रोनाउन जब हमने नहीं पढ़ा और जिससे बहुत सारा क्वेश्चन पूछता है, और वो प्रोनाउन है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। इस प्रोनाउन से खूब क्वेश्चन बनता है जम के सभी, और ये भी प्रोनाउन जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, ये प्रोनाउन भी बहुत छोटा ही प्रोनाउन है, बहुत लंबा प्रोनाउन नहीं है ये, बहुत छोटा सा प्रोनाउन होता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, बहुत छोटा सा प्रोनाउन है, बहुत लंबा प्रोनाउन नहीं है, कहने का मतलब छोटा सा प्रोनाउन है। तो समझना ये है कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के क्वेश्चन होते क्या, और सबसे इंपॉर्टेंट कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है क्या। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन अगर नाम से ही देखे तो ये वर्ड किससे बना होगा, तो ये वर्ड तो किससे बना, डिस्ट्रीब्यूट से बना। डिस्ट्रीब्यूट, डिस्ट्रीब्यूट का मतलब क्या, बांटना, डिस्ट्रीब्यूट का मतलब बांटना, डिवाइड करना, अलग अलग करना, बांटना, डिस्ट्रीब्यूट करना, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूट करना, बांटना, डिस्ट्रीब्यूट। अब डिस्ट्रीब्यूट का सेंस क्या है, इसे समझना कि डिस्ट्रीब्यूट का आखिर सेंस क्या है। डिस्ट्रीब्यूट अगर हम कहना चाहते हैं तो क्या कहना चाहते हैं, तो डिस्ट्रीब्यूट का तो मतलब बेसिकली सेंस होता है बांटना। तो यहाँ बांटना तो सेंस है, लेकिन बांटना को वो चीज नहीं कि कहीं कुछ भी कैसे भी बांट दो, ऐसा वाला बांटना नहीं है, ऐसा बांटना नहीं कुछ लोग कहीं भी जैसे बांटना हो। यहाँ बांटने का सेंस है डिवाइड करना, और डिवाइड करना और बांटना हमेशा एक साथ नहीं होता है, एक जैसा नहीं होता है। कभी कभी मीनिंग हो सकता है कि डिवाइड बांटना एक जैसा हो, लेकिन यहाँ जो डिस्ट्रीब्यूट का सेंस होता है वो बेसिकली से होता है बांटना, अलग करना, ये सेंस होता है। कैसे अलग करना, ये जो डिस्ट्रीब्यूट करना या डिवाइड करना होता है, इसका सेंस होता है वन एट अ टाइम, कि एक बार में एक, वन एट अ टाइम, एक बार में एक, एक बार में एक, वन एट अ टाइम, एक बार में एक, ठीक है, यानी एक एक करके, वन एट अ टाइम, एक एक करके, एक बार में एक बार में एक एक करके, ये डिस्ट्रीब्यूट मतलब किसी भी चीज को अगर हम एक एक करके अलग करना चाहते हैं तो हम, या कोई ढेर सारे, ढेर है तो ये प्रोनाउन, तो समझना ये है कि अगर प्रोनाउन नाउन हमारे सामने है
और उन सारे नाउन को हम एक एक करके अलग करना चाहते हैं, तो हमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का इस्तेमाल करना चाहिए। समझ आ रही बात कि ढेर सारे नाउन है और उन सारे नाउन की जगह हमें प्रोनाउन का इस्तेमाल करना है, और उन सारे नाउन को हमें एक साथ नहीं बताना है, अलग अलग करके बताना है, एक एक करके बताना है, डिवाइड करके बताना है। तब हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि नाउन, सारे नाउन को हमें एक साथ बताना हो, तो कोई नाउन है उसके जगह हमें प्रोनाउन करना और सारे नाउन को हमें एक साथ बताना है, तब अलग प्रोनाउन चाहिए। और जितने भी नाउन हैं उन सारे नाउन्स को अगर हमें एक एक करके डिवाइड करके बताना है, अलग अलग करके बताना है, सेपरेट, तब हमें चाहिए डिस्ट्रीब्यूटिव। इसलिए इसमें क्या लिखा कि वन एट अ टाइम, तब हमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन की जरूरत है, जब एक एक करके सेपरेट करना रहता है। और हमारे पास ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन नहीं है, और जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है बस उसी से बार बार क्वेश्चन पूछता है। ये हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है each, either, neither। इसको कुछ लोग ईदर भी पढ़ते हैं और उसको कुछ लोग नीदर भी पढ़ते हैं, दोनों प्रोनाउंसिएशन जो वैलिड है। आइदर भी ठीक है, ईदर भी ठीक है, नाइदर भी ठीक है और नीदर भी ठीक है, दोनों जो है प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल ठीक है, परफेक्ट है, अच्छा है, बेहतर है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब है इसका यूज, मेन तो है इसका, इससे एरर कैसे पूछेगा। तो एरर बताने से पहले हमें पता होना चाहिए इसका यूज क्या है, इसको यूज कैसे करते हैं। तो यूज हमें समझना, सबसे पहले तो ये समझना कि जितने भी हमारे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हैं, जितने भी, ये ऑलवेज अ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, a distributive pronoun takes a singular verb। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या करता है, सिंगुलर वर्ब लेता है हमेशा। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या करता है, हमेशा सिंगुलर वर्ब लेता है, सिंगुलर वर्ब, हमेशा सिंगुलर वर्ब। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हमेशा सिंगुलर वर्ब लेता है, इस बात को आपको ध्यान रखना है, इस बात को अपने दिमाग में चलाना है, हमेशा सिंगुलर। यानी इसका मतलब चाहे ईच हो, चाहे आइदर हो, चाहे नाइदर हो, ये बार बार क्वेश्चन में पूछेगा, और इसके साथ सबसे ज्यादा समस्या क्या करेगा, वर्ब को प्लुरल कर देगा, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम करता है। आप देखेंगे आ जाएगा क्वेश्चन तो अपने आप देखेंगे वर्ब को। तो सबसे पहले आपको दिमाग में बिठा देना है कि अगर ईच आ गया, आइदर आ गया और नाइदर आ गया, तो सबसे पहली नजर आपकी वर्ब पे होना चाहिए। सबसे पहले ये एरर ढूंढने का मैं तरीका बता रहा हूँ कि अगर आपका सेंटेंस है कितना लंबा है या कितना छोटा है, इससे कोई मतलब नहीं। सबसे अगर आपके सेंटेंस में ईच आया या आइदर आया या नाइदर आया, तो एक बार देखिए वर्ब किधर है, और जो वर्ब है वो सिंगुलर है क्या। ये आपका एरर ढूंढने का तरीका। पूरा सेंटेंस पढ़ना कोई जरूरी नहीं होता है। अगर सपोज कोई ईच दिख रहा है और वर्ब हमें प्लूरल प्लूरल दिख रहा है तो कहानी खत्म होगी। आइदर दिख रहा है और उसके बाद वर्ब हमें प्लूरल दिख रहा है तो कहानी वही खत्म होगी, ज्यादा हमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं होती। तो और गलती ऐसी आती है, इसलिए ध्यान रखना ही पड़ेगा। तो पहला मैं हिंट आपको ये दे रहा हूँ, पहला और आखिरी इस टॉपिक का, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का, कि ईच देखते ही, आइदर देखते ही, नाइदर देखते ही, सब कुछ को भुलाकर पहले वर्ब देखिए। वर्ब हमेशा क्या होना चाहिए, सिंगुलर, और मैक्सिमम केस में वर्ब जो आपको प्लूरल मिलेगा। कभी नहीं भी मिल सकता, हो सकता है कुछ और एरर हो, लेकिन अगर वर्ब प्लूरल ना, सिंगुलर ना मिले, तब हम कहीं और प्लूरल वर्ब जो है वो गलत ना हो, सही हो, तब हम कुछ और ऑप्शन देखेंगे। लेकिन वर्ब में अगर गलती मिल गई, भाई सिंगुलर होना चाहिए, प्लूरल मिल गया, तो कहानी खत्म हो गया, हमारा काम तो हो गया ना, हमारा काम तो हो गया। अब जरा इसके मीनिंग को देखते हैं। ईच का मतलब होता है एक एक करके सभी, वन वन, एक एक, प्रत्येक, इसको हिंदी में कहते हैं प्रत्येक, वन वन करके सभी। खाली वन का मतलब एक नहीं समझना है तो आप गलती कर देंगे, प्रत्येक या हर एक, यानी एक एक करके सभी। ईच का ये मतलब, ईच का डायरेक्ट मतलब सभी नहीं होता, ये ध्यान रखना। ईच का मतलब सभी नहीं होता है, ईच का मतलब होता है एक एक करके, या प्रत्येक, या हर एक। इसका मतलब ये भी हुआ कि ईच का इस्तेमाल हम तभी करेंगे जब नाउन एक से अधिक हो, नहीं तो कर ही नहीं सकते, क्योंकि एक एक करके सभी है और पता नाउन एक ही है, तो क्या सेंस बना एक एक करके सभी करने का। तो ईच का इस्तेमाल तभी करना है जब दो से अधिक नाउन हो,
ईच का इस्तेमाल कब करना है, फर्स्ट इसको एक एक करके ही पढ़ ले तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ईच का मीनिंग तो मैंने बता ही दिया। और ईच का इस्तेमाल कब करना चाहिए, जब मोर देन 2 नाउन्स या ऑब्जेक्ट्स या थिंग्स हो तभी इस्तेमाल करें। नहीं तो दो में एक एक कहने का क्या सेंस बनता है, बहुत ज्यादा, तो बहुत ढेर सारे हैं और तब हमें एक एक करके बनाना है, प्रत्येक होना, तब ईच का इस्तेमाल होना चाहिए। क्लियर। फिर है आइदर। आइदर का हिंदी मीनिंग लिखिएगा दो में से कोई एक, दो में से कोई एक, दो में से कोई एक, यानी दो में से किसी एक की बात करनी है तो इसमें फिक्स हो गया आइदर एगो, वन ऑफ द टू या वन और द अदर ऑफ द टू। इंग्लिश में लिखना तो क्या लिखेंगे, वन ऑफ द टू, वन ऑफ द टू इंग्लिश में लिखना है। जैसे मैंने कहा दो में से कोई एक, तो आप इंग्लिश में लिखिए वन ऑफ द टू या वन और द अदर ऑफ द टू, मतलब दो में से या तो एक या फिर दूसरा, ऐसे भी मीनिंग निकाल सकते हैं इसका, दो में से या तो एक या फिर दूसरा, ये मीनिंग हुआ इसका। हिंदी मीनिंग अपने हिसाब से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। नाइदर, इसमें क्या होगा, नॉट वन नॉर द अदर ऑफ द टू, नॉट वन और द अदर ऑफ द टू। इसका मतलब हो कि दो में से ना तो एक ना ही दूसरा, दो में से ना ही एक और ना ही दूसरा, यानी दो में से कोई नहीं, दो में से ना तो एक ना ही दूसरा, दो में से कोई नहीं, ना तो एक ना ही दूसरा, नॉट दी वन और दी अदर ऑफ द टू, ना तो एक ना ही दूसरा, दो में से कोई नहीं। इसका मतलब ये हुआ सबसे, आइदर का मतलब क्या, दो में से कोई एक, या तो एक या फिर दूसरा दो में से। नाइदर का मतलब हुआ कि ना तो एक ना ही दूसरा, लेकिन दो में से ही। इसका मतलब ये है कि दो में से अगर कोई एक बताना हो तो स्पेशली हमारे लिए क्या है, आइदर है। दो में से अगर किसी एक की बात करनी तो स्पेशली हमारे पास क्या है, आइदर है। दो में से किसी एक की बात करनी, दो में से किसी की बात नहीं करनी है, दो में से किसी की बात नहीं, किसी की बात ही नहीं करनी है, किसी की बात ही नहीं करनी है, दो में से कोई नहीं, तो फिर क्या होना है, नाइदर होना है। फिर क्या होना है, नाइदर होना है। लेकिन आइदर और नाइदर का इस्तेमाल हमेशा दो के लिए होगा। इसका मतलब एक गलती इससे और भी होती है कि कभी भी अगर दो से अधिक हो तो उसके लिए कभी भी आइदर और नाइदर नहीं आएगा। यानी एक गलती ऐसा पूछेगा, यानी आइदर नाइदर से दो तरह की गलती, एक तो आइदर नाइदर इसका इस्तेमाल कर, आइदर और नाइदर का इस्तेमाल करके क्या करेगा, वर्ब को प्लूरल कर देगा, पहली गलती। दूसरा ये हो सकता है कि नाउन जो है दो से अधिक हो और फिर भी आइदर का इस्तेमाल कर दिया। तो दो से अधिक नाउन में कभी भी आइदर और नाइदर का इस्तेमाल नहीं होता। इसको लिखिए, अपने हाथों से लिखिए, लिखिए अपने हाथों से कि दो से अधिक में कभी भी ना तो आइदर का इस्तेमाल होता है ना कभी नाइदर का इस्तेमाल होता है। ये दिमाग में रखना है। दो से अधिक देख लिया तो आइदर गलत, नाइदर गलत, ना तो आइदर ना नाइदर। दो से अधिक में कभी भी आइदर और नाइदर नहीं होता। ठीक है, अब जरा इसको एग्जाम्पल से देखते हैं। जैसे हमने कहा आई हैव 10 बुक्स, each have 400 pages. I have 10 books, each have 400 pages. I have 10 books, each have 400 pages. कि मेरे पास 10 बुक है और सब में 400 पेजेस। तो देखने में वैसे ठीक लगेगा कि आई हैव 10 बुक्स, कि मेरे पास 10 किताब है, और ईच हैव 400 पेज, कि हर किताब में क्या है कि 400 पेज है, तो लगेगा ठीक है। तो ईच हैव नहीं, क्या होना चाहिए, ईच हैज, यही समझना है। वैसे ठीक लगेगा, जानबूझ के इस तरह के दोनों सेंटेंस देगा, लगेगा ठीक है लोगों को, लेकिन ये बिल्कुल ठीक नहीं है कि आई हैव 10 बुक्स है, अब मोर देन 2 बुक्स है तो ईच आ सकता है, ठीक है।
और अब ईच के साथ दिखा, अच्छा 10 किताब, लोग के दिमाग आ रही है 10 किताब है प्रत्येक, और कोई तो ऐसे भी नहीं रहता मेरे पास 10 किताब है सभी में 10-10 पेज है, 10 सब में 400 पेज है, सब में 400 पेज है, ऐसे कह दिया। लगा अच्छा ये तो सारी किताब 10 की 10 बुक्स की बात है, ठीक है, ऐसा नहीं है, कितने भी बुक्स एक एक करके बता रहे हैं ना, एक एक करके सभी बता रहे हैं, तो एक एक करके सभी बता रहे हैं, इसलिए इसमें क्या होगा, हैस, एक एक करके बता रहे हैं इसलिए सभी में वो हैस। अब लिखा either of these books are new, either of these books are new, कि इसमें से दोनों में से कोई भी एक किताब जो है नई है, either of these books are new, तो ऐसे ऐसे काम करता है, और कोई गलती नहीं है तो लिख देंगे, तो क्या होगा बताना फटाफट, क्या हो जाएगा, आइदर ऑफ, एक क्वेश्चन और लिखता हूं, दोनों क्वेश्चन का जवाब एक साथ देना ना, नाइदर ऑफ हिज फ्रेंड्स हैव कम, नाइदर ऑफ हिज फ्रेंड्स हैव कम, और अगर कोई गलती नहीं है तो नो एरर, ठीक। क्या किया, सी, दो क्वेश्चन है, दोनों का जवाब देना है, ठीक है, आइदर ऑफ दिस बुक्स आर न्यू, सी में बिल्कुल क्या है, आर की जगह क्या होगा, आर की जगह क्या होना है, इज, और सेकंड में क्या होगा, नाइदर ऑफ हिज फ्रेंड्स हैव कम, कि उसके दो फ्रेंड है और दोनों में से कोई नहीं है, क्या हो गया, अच्छा हैड कर दिया, अच्छा हैज ही, ओके ठीक है, अच्छा पहले हैड कर दिया था फिर हैज किया, ओके ठीक है, हैड नहीं कर, इस तरह से टेंस बदलने का काम नहीं करेंगे, तो क्या करना था, हैज कम, ठीक है। एक क्वेश्चन थोड़ा सा गूगली टाइप का है, गूगली टाइप का, ऐसे क्वेश्चन जो एग्जाम में आता, एग्जाम में आया है क्वेश्चन, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ ताकि आपको एग्जाम वाला बेवकूफ ना बना सके, बेवकूफ बनाने की वो पूरा कोशिश करता है, पूरा प्रयास करता है। क्वेश्चन कैसे पूछा है, मिस्टर शर्मा has 3 sons. Mr. Sharma has 3 sons. Neither of them, neither of them is jobless. A, B, C. और कोई गलती नहीं तो नो एरर, ये तो होता ही है। अब बताओ, मिस्टर शर्मा has 3 sons, neither of them is jobless. अभी तक जवाब नहीं आया, सोच रहे हैं क्या, जवाब तो फटाफट हो जाना चाहिए। जवाब 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 जवाब, थोड़ा सा गूगली टाइप का है, मैं मानता हूँ ये थोड़ा सा गूगली टाइप का क्वेश्चन है, जैसा शकल सूरत से देखने में लग रहा है वैसा है नहीं।
अभी तक जवाब नहीं आया। इसका मतलब है कुछ ज्यादा ही गूगली है क्या? गूगली तो है, इसमें कोई दो राय नहीं, क्वेश्चन तो थोड़ा सा गहराई में जाके पूछा है, लेकिन इतना भी गूगली नहीं। अगर कॉमन सेंस लगा देंगे आप, डे टू डे लाइफ का नॉलेज, कॉमन सेंस कहने का मतलब यहाँ डे टू डे लाइफ का नॉलेज, तो काम बन सकता है। अभी तक जवाब नहीं आया। देखिए मैं बताता हूँ, इसमें जनरली नो एरर, अच्छा नो एरर कह रहा है। नो एरर कह रहा है, प्योर गूगली हो गया। वैसे आंसर गलत हो गया आपका। ये आपने इस देखा, ठीक है, इस देखा, ठीक है। अब देखिए सेंटेंस में गलती कहाँ है। इसमें लोग जनरली दो गलती करते हैं, कोई कुछ बच्चे ए में करके आते हैं, कुछ लोग बी में करके आते हैं। कुछ लोग ए में करके आते हैं, कुछ लोग बी में करके आते हैं। सी तो ठीक ही है, नाइदर है तो भाई वर्ब सिंगुलर होना चाहिए, सी में तो कोई गड़बड़ी है नहीं। तो कुछ बच्चे ए में करके आते हैं, कुछ बच्चे सी में। अब देखिए क्या, मिस्टर शर्मा हैज 3 सन्स। जैसे अभी तुरंत बताया, मैंने कहा था लिख लो कि 2 से अधिक में कभी भी आइदर और नाइदर नहीं आता, कहा था ना लिखने के लिए। और अगला क्वेश्चन में वही पूछ रहा हूँ, आपको ध्यान नहीं जा रहा है। तो 3 सन्स अगर हो गया तो आइदर या नाइदर तो आ ही नहीं सकता है ना। 2 से अधिक नाउन के लिए कभी भी आइदर या नाइदर नहीं। आइदर आया है, नाइदर आया है, इसका मतलब एक तो चीज देखना है क्या, कि वर्ब सिंगुलर हो, और दूसरा ये भी कंफर्म करना है कि नाउन 2 ही हो। 2 से ज्यादा अगर नाउन हो गया तो उसमें हम आइदर या नाइदर ला ही नहीं सकते हैं। अब देखो गलती गूगली क्यों था। गूगली ये था कि अब हम गलती किस में करें, क्या 3 को 2 करें या नाइदर को चेंज करें। अब जो जल्दबाजी में रहते हैं वो क्या करते हैं, 3 को 2 कर देते हैं। ये तो हो ही नहीं सकता है। क्यों नहीं हो सकता भाई, ये भी बताने की जरूरत है। ये शर्मा जी का अपना निजी मामला था। अब शर्मा जी को 2 बच्चे करने के 3 बच्चे करने तो वो जानेंगे, हम और आप कौन होते बताने वाले। तो शर्मा जी को जो करना था वो कर चुके, तो अब उसको 3 को हम 2 नहीं कर सकते, है ना। प्रैक्टिकल लाइफ की बात है, 3 को हम 2 नहीं कर सकते, शर्मा जी का काम था वो जाने। तो 3 तो 3 ही रहेगा। और वैसे भी ग्रामर का रूल भी चलाएं तो ग्रामर ये कहता है कि नाउन के हिसाब से हम नाउन के नंबर, पर्सन और जेंडर के हिसाब से, यानी नाउन के नंबर, जेंडर और पर्सन के हिसाब से प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। ये बता रखा है। ये तो नहीं बताया कि प्रोनाउन का इस्तेमाल नाउन के हिसाब से करते हैं। तो अगर हमको प्रोनाउन का इस्तेमाल करना है तो हमें देखना पड़ेगा कि नाउन का नंबर क्या है, 1 2 3 4 5 6, नाउन का जेंडर क्या है, मेल फीमेल, नाउन का पर्सन। ये तो नाउन को देखकर उसके नंबर, जेंडर, पर्सन के हिसाब से प्रोनाउन का इस्तेमाल होता है। यानी हमको सिंपल ये बता देना चाहिए था कि नाइदर का इस्तेमाल तो 2 के लिए होता है, 2 से ज्यादा के लिए हो नहीं सकता। तो ये नाइदर वर्ड तो सीधा गलत है, यानी गलती तो बी में है। नाइदर तो हो ही नहीं सकता इस सेंटेंस में, नाइदर तो हो ही नहीं सकता इस सेंटेंस में। क्यों कि नाइदर का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ 2 के लिए होता है, और हमारे पास जो नाउन है वो 3 है। तो नाइदर का इस्तेमाल यानी गलती सीधा बी पार्ट में है। अब है कि फिर इसमें करेक्शन क्या होगा, तो करेक्शन नन होगा। तो वो तो हम जब पढ़ेंगे, या नो वन हो गया, नॉट वन, नो वन या नॉट वन, ये तो जब हम आगे पढ़ेंगे तो करेक्शन तब सीखे। लेकिन एरर तो हमें बता देना चाहिए था बी में गलती है। करेक्शन क्या होगा वो तो अलग बात है, लेकिन एरर तो हमने जान लिया। एरर तो हमें पता चल जाना चाहिए कि भाई 2 से अधिक ले तो नाइदर का इस्तेमाल हो ही नहीं सकता, इसमें 3 लिखा तो कम से कम नाइदर का इस्तेमाल नहीं करेंगे। करेक्शन क्या होगा, दैट्स सेकंड मैटर, बात की बात है। लेकिन हमें बिल्कुल क्या होना चाहिए, सबसे पहले क्या देखना पड़ेगा कि भाई 3 है, हम नाइदर का इस्तेमाल नहीं कर सकते, ठीक है। मोर देन 2 में नाइदर का इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्लियर है। मोर देन 2 में हम नाइदर का इस्तेमाल नहीं कर सकते। समझ में आ गई बात। बी, बी में गलती, क्लियर है यहां तक, समझ में आ गई बात, कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं ना। ये था पूरा का पूरा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। इससे काफी क्वेश्चन बनता है, इसलिए इस पर ध्यान रखना। ज्यादा लंबा बहुत डिफिकल्ट नहीं है, बस समझना है। ईच के साथ, ईच के आते हैं सिंगुलर वर्ब देख लीजिए, आइदर नाइदर के आते हैं, 2 बातें चेक कीजिए, एक तो वर्ब चेक कीजिए, दूसरा नंबर ऑफ नाउन चेक कीजिए। अगर नंबर ऑफ नाउन्स 2 से अधिक है तो आइदर नाइदर दोनों में से कुछ भी नहीं होगा, 2 है तो आइदर या नाइदर में से कुछ होगा, वर्ब सिंगुलर होगा। और ईच का इस्तेमाल जब भी करेंगे तो मोर देन 2 नाउन्स होना चाहिए, ठीक है, कहानी खत्म है। इसके अलावा हमारा एक और प्रोनाउन है, वो है एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन। क्या है, एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउंस।
एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउंस में क्या होता है कि इससे क्वेश्चन नहीं बनता है। एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउंस से क्वेश्चन नहीं बनता है एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउंस। लेकिन पढ़ना टाइप में तो लिखा तो पढ़ना तो पड़ेगा। तो एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउंस सीधा क्या करता है, एक्सक्लेम करता है। एक्सक्लेम करने का मतलब क्या हुआ, आश्चर्य करना, विस्मय करना, आश्चर्य या विस्मय, आश्चर्य या विस्मय, आश्चर्य करना, विस्मय करना, आश्चर्य या विस्मय करना, ये एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन है। और इससे क्वेश्चन बनने का कोई जरूरत नहीं बनता, कोई केस नहीं बनता, ऐसा क्वेश्चन कभी बन ही नहीं सकता। तो एक ही प्रोनाउन है व्हाट, जो एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन भी है और इंटरोगेटिव प्रोनाउन भी है। तो इंटरोगेटिव जब प्रोनाउन होगा उसको तो डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, पता रखा था इंटरोगेटिव प्रोनाउन थोड़ा डिटेल में पढ़ना, तो ये जब इंटरोगेटिव प्रोनाउन के रूप में आएगा तो पढ़ना पड़ेगा इसको। लेकिन जब ये एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन की तरह आता है जैसे कोई मरता, और इसके साथ क्या लगा रहता है, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन। तो व्हाट लिखा है और इसके साथ मार्क ऑफ एक्सक्लेम करना होगा। इससे एक्सक्लेम कब करते हैं, जैसे कोई ऐसी चीज हो जाए और हमको उस पर यकीन नहीं हो रहा, तब कहते व्हाट, तो ये हुआ एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन। ठीक है, अब मान लो कोई ऑफिस में बैठा, उसके माँ के मरने की खबर हो जाती है, व्हाट। अब ऐसा तो नहीं कि बहू तो नहीं है कि पता लगा कि कहीं अगर माँ मरी है तो एक जगह माँ मरती है, तो जब माँ मरती है तो एक माँ मरती है और एक सास मरती है। किसी की भी जब माँ मरती है तो एक माँ मरती है और एक सास मरती है। तो पता लगा कि जिसकी माँ मरी, बेटे की माँ मरती, बेटे के पास खबर गई तो व्हाट, आश्चर्य होगा। ठीक है, और मतलब एकदम परेशान जैसा होगा, और एक खुशी वाला भी होगा, बहू के पास यस, ऐसा भी हो सकता है। तो एक जगह क्या होगा, आश्चर्य हो सकता है, एक जगह खुशी की बात हो सकती है, जरूरी नहीं कि हो ही, ऐसा नहीं मैं कह रहा हूँ कि हर सास के मरने पे बहू यस ही करती होगी, ऐसा नहीं है, लेकिन कई जगह करती भी है, कई जगह करती है। तो व्हाट से अगर हम आज से कोई पास हो गया और आपको उसके पास होने की बिल्कुल उम्मीद करते, व्हाट, किसी की डेथ हो गई और आपको लगा कि वो उसको मर ही नहीं सकता, तो व्हाट, तो ये क्या है। और इसके बाद मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन होता है, क्वेश्चन पूछने का मतलब इससे एरर बनने का तो कोई स्कोप नहीं। एक प्रोनाउन एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन, तो ये बहुत आसानी से खत्म हो गया, इसमें कुछ है नहीं। और एक कभी कभी आता है जो छोटा है, जिससे एरर नहीं बनता है। जितने छोटे हैं उसको मैं आज सोचता हूँ निपटा ही दूं ताकि ज्यादा प्रॉब्लम ना करे। एक लिखा था मैंने कंपाउंड प्रोनाउंस, तो एक तो था कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन और एक है कंपाउंड प्रोनाउंस। तो कंपाउंड जैसे हम लिख रहे हैं, तो कंपाउंड लिखने का मतलब ही होता है कुछ ऐड करना, कुछ जोड़ना। जहां कंपाउंड लिखा तो कंपाउंड का मतलब ही होता है ऐड करना। तो कुछ जो प्रोनाउंस हैं उसमें, जिसमें खास करके ये एवर जोड़ के अगर कोई वर्ड बनाते हैं, या सो एवर को ऐड करके कोई वर्ड बनाते हैं, एवर, तो इन सब को अगर ऐड करते हैं किसी वर्ड को बनाने के लिए, मिला भी सकता हूं मैं, एवर या सो एवर, तो एवर या सो एवर, इन सब वर्ड को अगर हमने जोड़ दिया, एवर या सो एवर, इन सब वर्ड को अगर हमने जोड़ दिया, तो इससे कंपाउंड होता है, या तो एवर या सो एवर। जैसे वॉट एवर, विच एवर, what soever, whosoever, या who ever, या whom ever। तो ये सारे जो वर्ड है, वॉट एवर, विच एवर, वॉट सो एवर, हु सो एवर, हु एवर, हुम एवर, इसी तरह के सारे वर्ड को हम लोग क्या कहते हैं, कंपाउंड प्रोनाउंस क्या कहते हैं। अब इसका मीनिंग देखें तो वॉट एवर का मतलब है जो कुछ भी, मीनिंग सब वही होता है, या तो जो या जो कुछ भी। व्हिच एवर का मतलब भी या तो जो या जो कुछ भी। तो जो कुछ भी थोड़ा सा बोलने में ज्यादा अच्छा लगता है, जो कुछ भी। व्हाट सो एवर का भी मतलब है जो कुछ भी, जो कुछ भी। हु सो एवर या हु एवर, तो हु सो एवर या एवर का तो जो कोई भी, मीनिंग पर ध्यान दीजिएगा,
इसलिए इससे एरर बनने का कोई स्कोप नहीं, खाली मीनिंग समझ में आना चाहिए। जैसे मैं क्या, टेक वॉट एवर यू वॉन्ट, टेक वॉट एवर यू वॉन्ट, तो इससे कोई एरर नहीं बनता। अगर वॉट एवर की जगह हम वॉट भी लिख देंगे तो कुछ भी गलत नहीं होता इसमें। टेक वॉट यू वॉन्ट तो भी मीनिंग वही होता है, इससे एरर का कोई स्कोप नहीं है। तो टेक वॉट यू वॉन्ट, जो तुम्हें ले जाए, कोई कहता है जो तुम्हें ले जाना है ले जाओ, और कोई कहता है जो कुछ भी तुम्हें ले जाना है ले जाओ। तो थोड़ा सा इम्फेसिस ही तो हुआ। तो ये कंपाउंड प्रोनाउन जो थोड़ा सा ज्यादा इम्फेसिस डालने के लिए यूज करते हैं। किसके लिए यूज करते हैं? थोड़ा सा इम्फेसिस बढ़ाने के लिए, थोड़ा सा इम्फेसिस ज्यादा करने के लिए हम कंपाउंड प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। तो हु, जो हु का मीनिंग है वही हुएवर का मीनिंग है, जो विच का मीनिंग है वही विच एवर का मीनिंग है, जो व्हाट का मीनिंग है वही व्हाट एवर, जो होम का मीनिंग है वही होम एवर का मीनिंग है। तो मीनिंग में कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, इसलिए एरर के हिसाब से लेकिन जानना चाहिए। पैराग्राफ में आ जाता है, कभी व्हाट एवर आ जाता है, कभी हुएवर आ जाता है। जैसे हमने क्या दिया, ये क्लियर हो गया? टेक व्हाट एवर यू वांट, जो तुम्हें चाहिए ले जाओ, या टेक व्हाट यू वांट, दोनों का एक ही मतलब, जो कुछ तुम्हें चाहिए, जो चाहिए ले जाओ। आपने कहा आई डू नॉट केयर फॉर, आई डू नॉट केयर whoever comes। क्या कह रहे? आई डू नॉट केयर whoever comes, कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे जो आ जाए, या जो कोई भी आता हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो कोई भी आता हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, आई डू नॉट केयर। तो अब हु भी कर लेते हो, आई डू नॉट केयर हु कम्स, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कौन आता है। तो कौन आता है तो भी ये कोई किसी ने सिंपल कहा, मुझे कोई नहीं फर्क पड़ता कौन आता है कौन जाता है, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये भी सही है, इसमें भी कोई खराबी नहीं है, कोई खराबी नहीं ना, मुझे नहीं फर्क पड़ता कौन आता है कौन जाता है, ये भी अपने आप में ठीक ही है, इसमें कोई खराबी नहीं। और कहा आई डू नॉट केयर हु एवर कम्स, तो चाहे कोई भी आए मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हु और हु एवर से कोई ज्यादा मीनिंग पे असर नहीं पड़ता। बात सिर्फ इतनी होती है कि कुछ ज्यादा ही अगर जनरलाइज करना रहता है ना, कुछ ज्यादा इम्फेसिस करना रहता है तो कंपाउंड बोल देते हैं। थोड़ा सा ज्यादा मजा बोलने में, थोड़ा सा मजा आता है, जो कुछ भी चाहिए, जो कोई भी आए, कोई भी आए, तो थोड़ा सा क्या हुआ, खिंचाव ज्यादा हो गया। तो स्पोकन वाले इसलिए इसको ज्यादा यूज करते हैं, स्पोकन में थोड़ा सा बोलने में थोड़ा सा ज्यादा मजा सा आता है, तो स्पोकन में बोलने में मजा सा आता है, इसलिए लोग ज्यादा बोलते हैं इसको। तो आज हमने फिर 3 प्रोनाउन देखा, इसमें से एक प्रोनाउन से बहुत क्वेश्चन पूछता है, इन सब से क्वेश्चन नहीं पूछेगा। तो हमने कितने प्रोनाउन पढ़ लिए? पर्सनल प्रोनाउन पढ़ा, कंपाउंड पर्सनल पढ़ा, रिफ्लेक्सिव पढ़ा, एम्फैटिक पढ़ा, 4 ये हो गए, पॉसेसिव 5, डिस्ट्रीब्यूटिव 6, impersonal 7, reciprocal 8, exclamatory 9 और कंपाउंड 10 प्रोनाउन हमने पढ़ लिया। 10 प्रोनाउन। अब हमारा जो 4 प्रोनाउन बचा है वह है डेमोन्स्ट्रेटिव, इनडेफिनिट, इंट्रोगेटिव और रिलेटिव। ये चारों प्रोनाउन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको हम लोग आखिर में पढ़ते हैं, ताकि इसको ठंडे दिमाग से पढ़ना, कि सारा एक तो प्रेशर खत्म हो चुका होता है। अरे इनको हम शुरू में ही पढ़ते हैं तो हमें लगता है अरे बाप, प्रोनाउन पता नहीं कितना लंबा चैप्टर, कितना क्लास लेगा। तो अब सारा हमने निपटा दिया, अब कुछ भी होगा तो पता चला अरे 4 ही तो बाकी है, और डेली हर क्लास में खत्म होगा तो थोड़ा प्रेशर नहीं रहेगा। तो प्रेशर रहता है, अरे 14 प्रोनाउन पढ़ा रखा है, शुरू में इसी को पढ़ा रहे हैं, इसमें इतना टाइम लग रहा है, इसमें इतना पता नहीं और कितना। तो सिर्फ आपके डर को कम करने के लिए, या आपको प्रॉब्लम ना इस बात में, इसको हम लोग लास्ट में पढ़ते हैं। साइकोलॉजी का ध्यान रखना पड़ता है, साइकोलॉजी का ध्यान रखना पड़ता है। तो अब 4 प्रोनाउन बाकी है, चारों इंपॉर्टेंट, चारों से अब ध्यान यह हमेशा रखिएगा कि सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछता है, ये तो 4 जो बाकी है, इससे डिस्ट्रीब्यूटिव 5, रेसिप्रोकल 6, पॉसेसिव प्रोनाउन 7, ये तो 7 और पर्सनल प्रोनाउन 8 और इम्पर्सनल, तो ये पर्सनल से भी ज्यादा इम्पर्सनल, इट वाज, इट वाज, ये तो 8 प्रोनाउन है 10 में से, 14 में से, इससे ज्यादा क्वेश्चन पूछता है। एक्सक्लेमेटरी से बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछना है, या कंपाउंड से बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछना है, इन सबसे, या कंपाउंड पर्सनल है इससे ज्यादा नहीं आता, रिफ्लेक्सिव और एम्फैटिक से आता है, तो इसका ध्यान रखना है। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।